क्या आप जानते हैं कि चिंता करना सिर्फ आपके दिमाग के लिए नहीं, बल्कि आपके शरीर के लिए भी उतना ही जहरीला है जितना धूम्रपान या शराब? डॉक्टर्स मानते हैं कि क्रॉनिक वरी से हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर्स, इंसोम्निया और यहां तक कि हार्ट अटैक्स तक हो सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल रीजन के। अब सोचिए, जो चीज ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ना कोई सोल्यूशन देती है, वो हर दिन आपके अंदर साइलेंटली जहर की तरह फैल रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि आप चिंतित रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको लगने लगा है कि शायद यही नॉर्मल है। हर सुबह उठते ही वो सेम ओवर थिंकिंग, वही गिल्ट, वही डर, और आप सोचते हैं कि लाइफ शायद ऐसे ही चलती है। बट वॉट इफ आपको एक ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक मिल जाए जो आपको सिखाए कि चिंता को कैसे स्टॉप करना है और जीना कैसे स्टार्ट करना है। यही है डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मेंटल डिटॉक्स टूल किट है जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी लाइफ को रिवायर कर सकती है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इसकी कंप्लीट हिंदी सारांश, चैप्टर वाइज। हर चैप्टर से आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टूल्स, रियल लाइफ स्टोरीज और ऐसी विजडम जिसे आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। आप जानेंगे कैसे आप अपनी बिजनेस और पर्सनल लाइफ की 50% से ज्यादा वरीज इंस्टेंटली खत्म कर सकते हैं, कैसे आप हर दिन एक एक्स्ट्रा आवर की एनर्जी पा सकते हैं, कैसे इंसोम्निया, इमोशनल बर्नआउट और फाइनेंशियल स्ट्रेस को स्मार्ट तरीके से डील करें, और कैसे हर छोटी छोटी बातों को छोड़कर एक पीसफुल, पर्पसफुल लाइफ जीनी शुरू करें। हर चैप्टर के साथ आप पाएंगे प्रैक्टिकल टूल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और ऐसी विजडम जिसे आप आज से ही यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां हम सीखेंगे कि कैसे वरी को कंट्रोल करें और कैसे जीना शुरू करें पूरी तरह खुलकर, बिना डर के। पार्ट 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। चैप्टर 1, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। 1871 की स्प्रिंग में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट जो मॉन्ट्रियल जनरल हॉस्पिटल में पढ़ रहा था, फ्यूचर को लेकर इतना ज्यादा परेशान था कि उसका माइंड कांस्टेंट एंजाइटी से भरा रहता था। एग्जाम कैसे होंगे, फ्यूचर में क्या होगा, प्रैक्टिस कैसे शुरू करेगा, इनकम कैसे आएगी, इन सारे सवालों ने उसे अंदर से तोड़ रखा था। उसी दौरान उसने एक किताब पढ़ी जिसमें उसे 21 वर्ड्स मिले जिन्होंने उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया। हमारा मुख्य व्यवसाय यह नहीं देखना है कि दूर दूर तक क्या दिखाई देता है, बल्कि यह देखना है कि स्पष्ट रूप से सामने क्या है। ये शब्द फिलोसोफर थॉमस कार्लाइल के थे। ये स्टूडेंट कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। आगे चलकर वो बना जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन का फाउंडर, ऑक्सफोर्ड का रीजियस प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और ब्रिटिश एम्पायर से नाइटहुड पाने वाला सर विलियम ओसियर। उसने अपनी लाइफ में एक कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली अडॉप्ट किया, डे टाइट कंपार्टमेंट साथ, यानी हर दिन को एक अलग, बंद और सिक्योर यूनिट की तरह जीना। सर ओसियर ने येल यूनिवर्सिटी में दिए गए स्पीच में स्टूडेंट्स को समझाया कि जैसे जहाज में इमरजेंसी के वक्त अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके, वैसे ही हमें अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों को टाइटली बंद कंपार्टमेंट्स की तरह मैनेज करना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर को मानसिक रूप से अलग करके केवल आज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओजियर ने यह नहीं कहा कि फ्यूचर की प्लानिंग ना करो। उनका कहना था कि सबसे बेस्ट तरीका फ्यूचर की तैयारी करने का यही है कि आज के काम को पूरी एनर्जी और एक्सेलेंस के साथ किया जाए। बाइबल की प्रेयर गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड की तरह हमें केवल आज की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। कल की अनसर्टेनिटी या बीते कल की रिग्रेट्स हमें मेंटली और फिजिकली ट्रेन कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान एडमिरल अर्नेस्ट किंग ने कहा था कि इफ अ शिप हैज बीन संक, आई कांट ब्रिंग इट अप। इफ इट इज गोइंग टू बी संक, आई कांट स्टॉप इट। उनका फोकस सिर्फ अगले दिन की तैयारी पर होता था, ना कि बीते नुकसान पर पछतावे में। न्यूयॉर्क टाइम्स के पब्लिशर आर्थर हेस सुल्सबर्गर ने जब वर्ल्ड वॉर की वजह से सिवियर इंसोम्निया और स्ट्रेस फेस किया तो उन्होंने एक हिम की लाइन को अपना मोटो बना लिया, वन स्टेप इनफ फॉर मी। उन्होंने अपने माइंड को बस एक स्टेप, एक दिन पर फिक्स करना सीखा। वॉर जोन में काम कर रहे टेड बेंगरमिनो का केस और भी एक्सट्रीम था। उन्हें कांस्टेंट डेथ और इमोशनल ट्रॉमा के बीच काम करना पड़ता था। एग्जॉस्शन की हालत में एक आर्मी डॉक्टर ने उन्हें एक फिलॉसफी दी,
लाइफ इज लाइक एन आवर ग्लास, इट लेट ओनली वन ग्रेन पास एट अ टाइम। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इतना डीपली फॉलो किया कि वॉर के बाद और बिजनेस में भी वही माइंडसेट यूज करके काल्मनेस और एफिशिएंसी मेंटेन रखी। ऑथर ने बताया कि हॉस्पिटल्स के आधे बेड आज ऐसे पेशेंट्स से भरे होते हैं जो सिर्फ नर्वस ब्रेकडाउन या इमोशनल टेंशन की वजह से बीमार हुए हैं। अगर ये लोग सिर्फ डे टाइट कंपार्टमेंट्स की प्रैक्टिस करते तो शायद ये हॉस्पिटल में ना होते। एक और एग्जाम्पल है मिसेस ई के शील्ड्स का, जो डिप्रेशन से इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि सुसाइड के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन एक मैगजीन में पढ़ी एक लाइन ने उन्हें बदल दिया। एवरी डे इज अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। उन्होंने इसे अपनी कार के विंडशील्ड पर चिपका लिया और हर दिन को एक न्यू बिगिनिंग की तरह जीना शुरू कर दिया। रोमन पोएट हॉरस ने लिखा था, हैप्पी द मैन हु कैन कॉल टुडे हिज ओन। और यही कोर मैसेज है इस चैप्टर का। फ्यूचर और पास्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ आज को पूरी सिंसेरिटी और फुलनेस के साथ जियो। एडवर्ड एस एवंस का एग्जाम्पल बताता है कि कैसे एक इंसान जिसने सब कुछ खो दिया था, हेल्थ, वेल्थ और होप, वो 2 हफ्ते में मिरेकल की तरह रिकवर करने लगा जब उसने वरिंग छोड़कर सिर्फ आज में जीना शुरू किया। ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लाइटस ने कहा था, यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। हर सेकंड कुछ बदल रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी सिर्फ आज में पॉसिबल है। लोवेल थॉमस, जॉन रस्किन और कलिदासा तीनों ने अपनी अपनी लाइफ फिलॉसफी में यही बात रिपीट की, लुक टू दिस डे फॉर इट इज लाइफ, द वेरी लाइफ ऑफ लाइफ। इसलिए चैप्टर का सबसे पहला और पावरफुल रूल है, शट द आयरन डोर्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। चैप्टर 2, अ मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसी टेक्निक से जो इतनी प्रैक्टिकल और पावरफुल है कि आप इसे अब भी इसी मोमेंट से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्निक किसी साइकोलॉजिस्ट या मंक ने नहीं दी, बल्कि दी है विलिस एच कैरियर ने, वही इंजीनियर जिन्होंने एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी और दुनिया भर में कैरियर कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया। कैरियर बताते हैं कि जब वो यंग थे तब उन्हें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, एक गैस क्लीनिंग डिवाइस इंस्टॉल करने की पिट्सबर्ग प्लेट ग्लास कंपनी के प्लांट में। ये प्लांट करोड़ों में था और गैस को प्यूरिफाई करना इस प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल पार्ट था। प्रॉब्लम ये थी कि टेक्नोलॉजी नई थी और उनके कैलकुलेशंस फेल हो गए। सिस्टम पार्शली काम कर रहा था, लेकिन उनकी कंपनी ने जो गारंटी दी थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। वो इतने ज़्यादा शॉक्ड और परेशान हो गए कि स्लीपलेस नाइट्स और स्टमक ट्विस्ट्स उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए। लेकिन फिर उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया, एक 3 चरण फॉर्मूला जो उनकी जिंदगी बदल गया। चरण 1, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन। उन्होंने खुद से पूछा कि इस फेलियर का सबसे बुरा आउटकम क्या हो सकता है। जवाब था, उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा और कंपनी को 20,000 रुपये, एट दैट टाइम बहुत बड़ी अमाउंट, का नुकसान हो सकता है। स्टेप 2, एक्सेप्ट द वर्स्ट इफ नेसेसरी। उन्होंने मेंटली वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सोचा कि अगर जॉब गई भी तो दूसरी कहीं मिल सकती है, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो इसे रिसर्च का खर्चा समझकर अब्सॉर्ब किया जा सकता है। स्टेप 3, ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द वर्स्ट। अब जब फियर दूर हो गया और माइंड काम हो गया तो उन्होंने सॉल्यूशंस पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि अगर 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाया जाए तो सिस्टम परफेक्टली काम कर सकता है। रिजल्ट, न केवल उन्होंने रुपये 20,000 का नुकसान अवॉइड किया, बल्कि रुपये 15,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। कैरियर कहते हैं कि अगर वो वरी में डूबे रहते तो कभी भी वो क्लियर थिंकिंग और कंसंट्रेशन अचीव नहीं कर पाते। वरी हमारे माइंड को स्कैटर्ड बना देता है, लेकिन जब हम वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे अंदर से एक नई एनर्जी रिलीज होती है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ला देती है। ये फॉर्मूला इतना इफेक्टिव है कि एक न्यूयॉर्क के ऑयल डीलर ने भी इसे अपनी ब्लैकमेल सिचुएशन में यूज किया। उसका एक एम्प्लॉय इलीगल ऑयल रीसेल कर रहा था और एक आदमी खुद को गवर्नमेंट इंस्पेक्टर बताकर 5,000 रुपये मांगने लगा, वरना वो लीगल एक्शन की धमकी देने लगा। 3 दिन तक वो बिजनेसमैन खा नहीं पाया, सो नहीं पाया। फिर उसे कैरियर का फॉर्मूला याद आया। उसने खुद से पूछा, वर्स्ट क्या हो सकता है? जवाब, बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो सकती है। उसने मेंटली उसे एक्सेप्ट किया और फिर काल्म माइंड से सोचा, अब क्या किया जाए।
तब जाकर उसने अपने लॉयर से कंसल्ट किया और डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के पास गया। पता चला कि वो आदमी एक फ्रॉड था जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। इस तरह उसने ब्लैकमेल से खुद को बचा लिया। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी है अर्ल पी हेनी की, जिन्हें डॉक्टर्स ने ड्यूओडिनल अल्सर्स के लिए इनक्यूरेबल घोषित कर दिया और विल बनाने को कहा। उन्होंने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना दुनिया देख ली जाए। उन्होंने एक कॉफिन खरीदी और अराउंड द वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े। डॉक्टर्स बोले, आपकी दफनाना समुद्र में होगा, लेकिन हैनी ने मजाक में कहा कि वो अपने टाउन में ही दफन होना चाहता है और इसलिए कॉफिन साथ ले गया। टूर के दौरान उन्होंने सब कुछ एंजॉय किया, वाइन, सिगार्स, लोकल फूड, एडवेंचर, टाइफून्स, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। रिजल्ट, जब वो वापस अमेरिका लौटे तो 90 पाउंड गेन कर चुके थे, अल्सर्स गायब हो चुके थे और कॉफिन वापस बेच दी। उन्होंने कहा, हैड आई कंटिन्यू टू वरी आई वुड हैव रिटर्न्ड इन दैट कॉफिन, बट आई रिलैक्स्ड एंड दैट कामनेस सेव्ड माय लाइफ। इसलिए इस चैप्टर का गोल्डन रूल है, अगर आपको कोई वरी प्रॉब्लम है तो विलिस एच कैरियर का मैजिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। खुद से पूछिए, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन। मेंटली उसे एक्सेप्ट कीजिए, फिर कामली उस वर्स्ट को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 3, व्हाट वरी मे डू टू यू। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ से होती है। वरी सिर्फ एक मेंटल हैबिट नहीं बल्कि एक फिजिकल बीमारी का कारण भी बन सकता है। डॉक्टर अलेक्सिस करेल, जो नोबेल प्राइज विनिंग फिजिशियन थे, उन्होंने कहा था, बिजनेसमैन हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई यंग। लेकिन ये बात सिर्फ बिजनेसमैन पर नहीं बल्कि हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स सभी पर लागू होती है। न्यूयॉर्क सिटी में जब स्मॉल पॉक्स के कुछ केसेस सामने आए तो लाखों लोग वैक्सीनेशन के लिए लाइन में लग गए, लेकिन किसी ने कभी आपके डोरबेल पर आकर आपको वरी से बचने की वार्निंग नहीं दी, जबकि वरी ने अकेले पिछले कुछ दशकों में स्मॉल पॉक्स से कई गुना ज्यादा लोगों की हेल्थ खराब की है। सैंटा फे रेलवे के एक सीनियर डॉक्टर OF गोबर ने ऑथर को बताया कि 70% से ज्यादा मरीज अगर सिर्फ अपने डर और चिंता को छोड़ दें तो वो खुद ही ठीक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि नर्वस इंडिजेशन, अल्सर्स, हार्ट डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया, हेडेक्स और कुछ पैरालिसिस जैसे कंडीशंस का मेन रीजन इमोशनल स्ट्रेस होता है, न कि कोई फिजिकल इन्फेक्शन। मेयो क्लिनिक की रिसर्च के अनुसार 15,000 स्टमक डिसऑर्डर पेशेंट्स में से 80% को कोई फिजिकल डिजीज नहीं थी। उनकी इलनेस फियर, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी की वजह से थी। डॉक्टर अल्वारेज ने बताया कि अल्सर मानसिक तनाव से फ्लेयर अप करते हैं और जब इंसान मानसिक शांत होता है तो ये अल्सर भी ठीक होने लगते हैं। मॉन्टेग्यू ने यह तक कहा कि यू डोंट गेट अल्सर्स फ्रॉम व्हाट यू ईट, यू गेट अल्सर्स फ्रॉम व्हाट्स ईटिंग यू। यहाँ तक कि मेयो क्लिनिक के डॉक्टर हाबाइन ने बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स पर स्टडी करके पाया कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को हार्ट डिजीज, अल्सर्स या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और ये सब एक्सेसिव वरी और हाई टेंशन लाइफस्टाइल के कारण होता है। ये सिर्फ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लेटो ने सेंचुरीज पहले कहा था कि डॉक्टर्स की सबसे बड़ी गलती है कि वो बॉडी को ट्रीट करते हैं लेकिन माइंड को इग्नोर कर देते हैं। अब धीरे धीरे साइकोसोमैटिक मेडिसिन का दौर शुरू हुआ है जो बॉडी और माइंड दोनों को एक साथ हील करने की बात करता है। ऑथर डेल कार्नेगी बताते हैं कि उनके ही एक पड़ोसी ने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से डायबिटीज डेवलप कर ली थी और जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरा उनका ब्लड शुगर लेवल शूट कर गया। रूमेटिज्म और आर्थराइटिस भी इमोशन से ट्रिगर हो सकते हैं। डॉक्टर रसल एल सीसिल, जो आर्थराइटिस के वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि मैरिटल इश्यूज, फाइनेंशियल लॉस, लोनलीनेस और रिजेंटमेंट जैसे इमोशनल शॉक्स आर्थराइटिस को वर्सन कर सकते हैं। वरी टूथ डिके तक का कारण बन सकता है। डॉक्टर विलियम मैकगोनिगल ने अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन को बताया कि जब एक आदमी अपनी वाइफ की इलनेस की चिंता में डूब गया तो 3 हफ्तों में उसके 9 दांतों में कैविटीज हो गई, सिर्फ चिंता की वजह से। थायराइड ग्लैंड भी एंजाइटी से हेविली इम्पैक्ट होता है। थायराइड की ओवर एक्टिविटी पेशेंट को ट्रेम्बल करने लगती है और एंटायर बॉडी एक अनकंट्रोलेबल मोड में चली जाती है। एक फेमस थायराइड स्पेशलिस्ट ने लिखा था कि अगर आप स्ट्रेस कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कंडीशन हार्ट अटैक, अल्सर्स और डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकती है। मलोबेरन,
एक फेमस फिल्म एक्ट्रेस ने कहा था कि वो वरी नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि वरी उसके लुक्स खराब कर देगा, और वही उसका सबसे बड़ा एसेट था। वो मिरर में खुद को देखती और अगर फेस पर टेंशन दिखता तो खुद से कहती, यू कांट अफोर्ड दिस, योर लुक्स आर योर करियर। वरी आपके चेहरे पर परमानेंट स्काउल डाल देता है, रिंकल्स लाता है, हेयर फॉल कराता है और कंप्लेक्शन खराब करता है। वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में हार्ट डिजीज अलोन ने 2 मिलियन लोगों को मारा और उनमें से 1 मिलियन की डेथ वरी और इमोशनल टेंशन से हुई थी। इसलिए डॉक्टर कैरल की बात बिल्कुल सच थी। बिजनेसमैन जो लड़ना नहीं जानते वे चिंतित मृत्यु को जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं। चाइनीज और साउथ इंडियन कल्चर्स में हार्ट डिजीज की रेट कम होती है क्योंकि वहाँ लोग ज्यादा काल्म और एक्सेप्टिंग होते हैं, जबकि हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स में रहने वाले प्रोफेशनल्स बहुत जल्दी ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर आप वरी को लाइटली लेंगे तो वो आपकी बॉडी और माइंड को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता रहेगा, लेकिन अगर आप इसे कॉन्शियसली टैकल करेंगे तो आप ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग बनेंगे बल्कि फिजिकली भी हेल्थियर रहेंगे। पार्ट 2, बेसिक टेक्निक्स इन एनालाइजिंग वरी। चैप्टर 4, हाउ टू एनालाइज एंड सॉल्व वरी प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे हम किसी भी वरी को लॉजिकली एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने ये तरीका खुद नहीं बनाया बल्कि इसका इंस्पिरेशन उन्हें मिला था हर्बर्ट ई हॉक्स से, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डीन थे। हॉक्स कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्लैरिटी तभी आती है जब हम अपनी वरी को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, ना कि इमोशंस में बहकर इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब कोई समस्या हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रही हो तो सबसे पहला स्टेप है राइट इट डाउन। जब हम अपने माइंड के केओटिक थॉट्स को पेपर पर उतारते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं और हमें यह समझ में आने लगता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली हम खुद नहीं जानते कि वो प्रॉब्लम है क्या। अगर हम खुद से यह सवाल पूछें, एग्जैक्टली व्हाट एम आई वरिंग अबाउट, तो कई बार हमें रियलाइज होता है कि या तो प्रॉब्लम इमेजिनरी है या फिर बहुत छोटी है। तीसरा स्टेप है व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हर पॉसिबल सॉल्यूशन को सोचकर लिखो बिना जजमेंट के, चाहे सॉल्यूशन अच्छा हो या अनरियलिस्टिक, बस सारे ऑप्शंस को टेबल पर लाओ। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू अबाउट इट। अब जब सारे ऑप्शन सामने हैं तो उनमें से सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव सॉल्यूशन चूज करना आसान हो जाता है। डेल कार्नेगी एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल देते हैं जो अपनी कंपनी की बड़ी प्रॉब्लम को लेकर इतना ज़्यादा परेशान था कि वो न तो सो पा रहा था और न ही काम कर पा रहा था। लेकिन जब उसने ऑथर के एडवाइस पर अपनी प्रॉब्लम को पेपर पर लिखा और लॉजिकली एनालाइज किया तो सिर्फ 20 मिनट में उसे क्लैरिटी मिल गई और उसका माइंड शांत हो गया। ऑथर ये भी बताते हैं कि हर प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सॉल्व करने के लिए 3 सवालों का यूज़ किया जा सकता है। 1, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। 2, what is the cause of the problem? 3, what are the possible solutions? What solution do you suggest? ये मेथड ओरिजिनली चार्ल्स केटरिंग द्वारा जनरल मोटर्स में यूज किया गया था। केटरिंग का कहना था कि अगर किसी एम्प्लॉई को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो उसे क्लियरली डिफाइन करे और फिर एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करे। उस रिपोर्ट के बिना डिस्कशन या मीटिंग पॉइंटलेस होती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि लॉजिकल क्लैरिटी और इमोशनल काल्मनेस दोनों ही साथ में ज़रूरी हैं। जब हम अपनी प्रॉब्लम को एक रिटन फॉर्मेट में एनालाइज करते हैं तो हम उससे डिटैच्ड होकर देख पाते हैं और यही डिटैचमेंट हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, न कि पैनिक रिएक्टर। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई चिंता सताए तो उसे माइंड में घुमाने की बजाय पेन और पेपर उठाओ और इस 4 चरणीय प्रक्रिया से डील करो। 2, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। 3, what am I going to do about it? 4, when am I going to start doing it? Chapter 5, how to eliminate 50% of your business worries. इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल से। अगर आप अपने बिजनेस में होने वाली वरीज का आधा हिस्सा एलिमिनेट करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, अपने सारे फैक्ट्स इकट्ठा कर लीजिए और फिर एक लॉजिकल डिसीजन लीजिए।
डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी इसी सिद्धांत पर चलती हैं। उन्होंने बताया कि IBM कॉरपोरेशन के संस्थापक मिस्टर थॉमस जे वॉटसन ने एक बार कहा था कि सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि सक्सेसफुल लोग जल्दी और सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, और एक बार डिसीजन लेने के बाद वो उस पर डाउट नहीं करते। ऑथर ने एक बिजनेसमैन का रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया जो अपना सारा टाइम डिसीजंस को टालने और अस्पष्टता में जीने में बर्बाद कर रहा था। उसकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो चुकी थी क्योंकि वो हर टाइम सोचता रहता था कि क्या करना चाहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जब उसने ये फॉर्मूला अपनाया कि पहले सारे फैक्ट्स कलेक्ट करो, फिर सोच कर डिसीजन लो और फिर एक्शन लो, तो उसकी चिंता आधी रह गई। इस प्रिंसिपल का सीक्रेट ये है कि वरी हमेशा तब पैदा होती है जब हम फैक्ट्स को इग्नोर करके सिर्फ असम्पशंस पर जीने लगते हैं। डेल कार्नेगी एक और एग्जाम्पल देते हैं एक स्टील कंपनी के एग्जीक्यूटिव का जो बड़े बड़े प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिसीजंस के लिए सिर्फ एक मेथड फॉलो करता था। सारे फैक्ट्स नोट करो, ऑब्जेक्टिवली उनकी एनालिसिस करो, डिसीजन लो। डिसीजन लेने के बाद उस पर डाउट मत करो। ये सुनने में बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर लोग इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो बार बार परेशान रहते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि जब भी कोई नया कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपके सामने आए तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सारे फैक्ट्स जानता हूँ? क्या मैं किसी असम्पशन के बेस पर वरी कर रहा हूँ? क्या मैं इस सिचुएशन को इमोशनली नहीं, लॉजिकली एनालाइज कर रहा हूँ? जब आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काल्मर और फोकस्ड हो जाता है, और जैसे ही डिसीजन लिया उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। बार बार रिव्यू या डाउट करने से केवल सेल्फ डाउट बढ़ता है और स्ट्रेस दुगुना हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है, गेट द फैक्ट्स, एनालाइज देम, मेक अ डिसीजन, एक्ट ऑन इट एंड स्टॉप वरीइंग। पार्ट 3, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। चैप्टर 6, हाउ टू क्राउड वरी आउट ऑफ योर माइंड। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बेहद सिंपल लेकिन डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट से। हमारा माइंड एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है। मतलब अगर आप किसी और चीज में पूरी तरह बिजी हैं तो आपके पास वरी करने का टाइम ही नहीं बचेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमारा माइंड एक एम्प्टी माइंड नहीं है, बल्कि एक बिजी माइंड है, और अगर हम उसे किसी यूजफुल एक्टिविटी से भर देते हैं तो वरी नेचुरली बाहर हो जाती है। ये वही प्रिंसिपल है जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्थर गेट्स ने भी सपोर्ट किया था। बिजी पीपल रेयरली वरी, द आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। ऑथर हमें बताते हैं कि जो लोग कॉन्स्टेंटली खुद को बिजी रखते हैं, मेंटली या फिजिकली, उनके पास चिंता करने का मौका ही नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने अर्ल हेनी की स्टोरी रिकॉल की, जो अल्सर्स से परेशान थे और डॉक्टर्स ने उन्हें होपलेस केस घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो जिंदगी को फुली जिएंगे, ट्रैवल करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो उनकी फिजिकल कंडीशन खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगी। इसका साइंटिफिक रीज़न है, जब हम किसी एक्टिविटी में फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में इमोशनल सेंटर्स इनएक्टिव हो जाते हैं और लॉजिकल एक्शन बेस्ड एरियाज एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से कई बार हम किसी इंटेंस टास्क में इतना अब्जॉर्ब हो जाते हैं कि टाइम का भी पता नहीं चलता, और उसी समय वरीज भी फेड हो जाती हैं। एक और एग्जाम्पल मिलता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जो कहते थे, द बेस्ट वे टू अवॉइड वरी इज टू कीप बिजी डूइंग समथिंग यूजफुल। उन्होंने खुद को हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने में लगा रखा था, चाहे वो इन्वेंशंस हो, पब्लिक सर्विस या राइटिंग, और इसका रिजल्ट था कि वो रेयरली वरी करते थे। डेल कार्नेगी का मैसेज बिल्कुल साफ है, वरी एक खाली दिमाग में पनपता है। सॉल्यूशन ये नहीं कि आप उसे सीधे निकाल दें, बल्कि ये है कि आप उस स्पेस को कुछ और से भर दें, और वो कुछ और हो सकता है कोई फिजिकल काम, किसी और की हेल्प करना, कोई मीनिंगफुल प्रोजेक्ट, बुक्स पढ़ना या किसी हॉबी में लगना, प्रोफेशनल काम में इमर्जन। यहाँ तक कि सोल्जर्स और डॉक्टर्स तक भी ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। बैटल जोन में जब सोल्जर्स आइडल रहते हैं तब उनका मेंटल स्टेट खराब होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई टास्क या मिशन दे दिया जाता है उनका फियर कम हो जाता है। कार्नेगी सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप वरी महसूस करें तो खुद से ये सवाल पूछिए, इस वक्त मैं क्या ऐसा मीनिंगफुल काम कर सकता हूं जो मेरा ध्यान भटकाए? मैं किस काम में इतना खो सकता हूं
कि मेरे पास चिंता करने का वक्त ही न बचे। इसलिए इस चैप्टर का कोर मैसेज है, कीप बिजी। द वरीड पर्सन मस्ट लूज हिमसेल्फ इन एक्शन लेस्ट ही विदर इन डिस्पेयर। चैप्टर 7, डोंट लेट द बीटल्स गेट यू डाउन। इस चैप्टर का मैसेज एक सिंबॉलिक स्टोरी से शुरू होता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि कई बार हमारी वरीज उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें बना लेते हैं। वो सिर्फ छोटे छोटे बीटल्स होते हैं जो हमारे दिमाग में क्रॉल करके हमारे पीस ऑफ माइंड को खा जाते हैं। ऑथर एक फार्मर की स्टोरी बताते हैं जो बहुत काल्म और सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा था। लेकिन एक दिन जब कुछ छोटे छोटे बीटल्स उसकी फसल में लग गए तो उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई हो। उसने उस छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लिया कि उसके थॉट प्रोसेस पर हावी हो गई और उसका सारा ध्यान उसी पर फिक्स हो गया। यही होता है हमारे साथ भी। हम लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों को इमोशनल बीटल्स बना देते हैं और उन्हें अलाउ करते हैं कि वो हमारे मूड, एटीट्यूड और एनर्जी को कंट्रोल करें। कार्नेगी एक एग्जाम्पल देते हैं, एक बिजनेसमैन का जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था और बार बार विंडो खोलने बंद करने की शिकायत करता रहा। उस छोटी सी बात ने उसका सारा सफ़र रूइन कर दिया, जबकि बाकी लोग उसे इग्नोर करके रिलैक्स कर रहे थे। पॉइंट ये है कि लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स एक्चुअली हमारी इंटरप्रिटेशन की वजह से प्रॉब्लम्स बनती हैं। उनके एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं, बल्कि हमारा रिएक्शन उन्हें बड़ा बनाता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम एक बार खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या मैं एक छोटी सी बात को बेवजह बड़ा तो नहीं बना रहा? क्या इस इशू की वजह से मुझे अपना मेंटल पीस खोना चाहिए? एक और पावरफुल टेक्निक जो कार्नेगी रिकमेंड करते हैं वो है ह्यूमर का यूज़। अगर आप छोटी छोटी बातों को थोड़ी हंसी के साथ देखना शुरू कर दें तो वो उतनी गंभीर नहीं लगती। डेल कार्नेगी खुद कहते हैं कि जब वो अपने लेक्चर में कोई सीरियस मिस्टेक करते थे तो वो ऑडियंस के सामने ओपनली हंसते थे। इससे ना सिर्फ एटमॉस्फेयर लाइट हो जाता था बल्कि उनका अपना कॉन्फिडेंस भी बना रहता था। एक और ट्रिक है पर्सपेक्टिव बदलना। जब हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रॉडर व्यू से देखते हैं तो रियलाइज होता है कि वो उतनी बड़ी नहीं जितनी उस मोमेंट में लग रही थी। 1 साल बाद या 5 साल बाद क्या ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट लगेगी? अगर नहीं तो अभी क्यों? इसलिए इस चैप्टर का रियल विजडम यही है, डोंट लेट द लिटिल बीटल्स ऑफ लाइफ ईट अप योर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। रिकॉग्नाइज देम फॉर व्हाट दे आर, स्मॉल टेम्पररी इरिटेशंस, एंड डोंट अलाउ देम टू कंट्रोल योर स्टेट ऑफ माइंड। चैप्टर 8, अ लॉ दैट विल आउटलॉ मेनी ऑफ योर वरीज। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे यूनिवर्सल लॉ से जो अगर हम समझ जाएं तो हमारी जिंदगी से ज़्यादातर वरीज अपने आप डिसअपीयर हो जाएंगी। डेल कार्नेगी इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी सोच में एक्सट्रीम चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर छोटी गलती का रिजल्ट बहुत बड़ा होगा या हर बार जो वो सोच रहे हैं वही वर्स्ट आउटकम सामने आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा रैशनल होकर सोचें तो पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ों की संभावना बहुत कम होती है और यही समझ हमें अननेसेसरी वरी से बचाती है। एक सेल्समैन की कहानी बताई जाती है जो हमेशा इस डर में रहता था कि उसे हर बार नो सुनना पड़ेगा। लेकिन जब उसने कैलकुलेट किया कि एवरेज में हर 10 में से 3 लोग येस कहते हैं तो उसने इसे लॉ ऑफ एवरेजेस की तरह एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचना शुरू किया, हर नो मुझे एक येस के करीब ला रहा है, और इस थॉट ने उसका फियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी हेल्थ इश्यू, एक्सीडेंट, जॉब लॉस या रिजेक्शन को लेकर डरते रहते हैं तो खुद से पूछिए, इज इट रियली लाइकली टू हैपन? और फिर उस पॉसिबिलिटी को नंबर्स में समझने की कोशिश कीजिए। एक और बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दिया गया है जो एरोप्लेन ट्रैवल से डरता था, लेकिन जब उसे बताया गया कि एयर ट्रैवल में मौत की पॉसिबिलिटी 1 में 10 मिलियन से भी कम है तो उसका फियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ऑथर समझाते हैं कि बहुत सारी एंग्जाइटीज इमेजिनेशन से पैदा होती हैं, रियलिटी से नहीं, और जब इमेजिनेशन फैक्ट से टकराती है तो इमेजिनेशन टूट जाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टूल है फाइट वरी विथ फैक्ट्स। इमोशंस और असम्पशंस हमें डराते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं फियर्स को स्टैटिस्टिकल रियलिटी के सामने रखते हैं तो हमें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिलता है। कार्नेगी सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप किसी सिचुएशन को लेकर एंग्शियस महसूस करें तो ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। 1, खुद से पूछिए, व्हाट आर द चांसेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एवरेजेस दैट दिस इवेंट आई एम वरिंग अबाउट विल एवर हैपन? 2,
उस सिचुएशन के पास्ट केसेस या रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज को चेक कीजिए। 3, फिर रैशनल डिसीजन लीजिए, इमोशन पर नहीं, फैक्ट्स पर। इसलिए इस चैप्टर का कोर मैसेज है, यूज द लॉ ऑफ एवरेजेस टू आउटलॉ योर नीडलेस फियर्स। जब आप फैक्ट्स को सामने रखते हैं तो फियर्स अपना पावर खो देते हैं। चैप्टर 9, कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें एक बहुत पावरफुल मेंटल शिफ्ट सिखाते हैं। उस चीज के खिलाफ रेजिस्ट मत करो जो टल नहीं सकती, उसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ कोऑपरेट करो। यही है इस चैप्टर की कोर फिलॉसफी। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम बार बार उन्हें लेकर मेंटली स्ट्रगल करते रहते हैं। इसी स्ट्रगल से हमारी चिंता, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल पेन बढ़ता है। कार्नेगी एक सोल्जर की स्टोरी बताते हैं जिसे एक एक्सीडेंट में हाथ खोना पड़ा। शुरू में वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या ये रियलिटी बदल सकती है? और जब जवाब नहीं आया तो उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी एनर्जी उस चीज़ में लगाएगा जो उसके कंट्रोल में है। उसने अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया और उसके साथ कोऑपरेट करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी लाइफ फिर से बैलेंस में आ गई। ऑथर इसे एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। When fate hands us a lemon, let's try to make a lemonade। यानी जब कोई अनवांटेड सिचुएशन आ जाए तो उस पर रोने के बजाय सोचें कि उसमें से क्या यूजफुल निकाला जा सकता है। एक और पावरफुल स्टोरी है फ्रेडरिक मैकमरे की, जो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे और उनकी कंपनी अचानक के बैंकरप्ट हो गई। शुरुआत में उन्होंने पैनिक करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, What cannot be cured must be endured। उन्होंने रियलिटी को स्वीकार किया और अपना ध्यान अगले स्टेप्स पर लगाया। रिजल्ट यह हुआ कि उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया और पहले से भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन गए। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि मानसिक प्रतिरोध सबसे बड़ा ऊर्जा निकालू होता है। जब हम स्वीकार करते हैं तो हम शांत होते हैं, और शांत होने के बाद ही हम क्लियर सोच सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई इरिवर्सिबल सिचुएशन आए तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये चीज़ बदल सकती है? अगर नहीं तो क्या मुझे इसे लेकर खुद को मानसिक टॉर्चर करना चाहिए? मैं इस सिचुएशन से कुछ अच्छा कैसे निकाल सकता हूँ? इसलिए इस चैप्टर की लर्निंग है, सहयोग करें किसी भी अनिवार्य के साथ। डोंट वेस्ट योर एनर्जी फाइटिंग व्हाट कांट बी चेंज्ड, यूज दैट एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड। चैप्टर 10, पुट ए स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन योर वरीज। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें एक फाइनेंशियल प्रिंसिपल को इमोशनल लाइफ में अप्लाई करना सिखाते हैं, और वो प्रिंसिपल है स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर। स्टॉक मार्केट में जब कोई इन्वेस्टर किसी शेयर को बाय करता है तो वो अक्सर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सेट करता है। यानी अगर स्टॉक की प्राइस एक सर्टेन लिमिट से नीचे चली जाए तो वो उसे ऑटोमेटिकली बेच देगा ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। यही प्रिंसिपल हमें अपने मेंटल और इमोशनल लॉस को भी लिमिट करने में हेल्प कर सकता है। कार्नेगी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इमोशनल सेटबैक्स या फाइनेंशियल लॉसेस के बाद उस पर बार बार सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते हैं, गिल्ट में डूबे रहते हैं, और ये कंटिन्यूअस थिंकिंग उन्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। वो कहते हैं, डिसाइड जस्ट हाउ मच एंग्जाइटी अ थिंग मे बी वर्थ एंड रिफ्यूज टू गिव इट मोर। यानी कोई भी इश्यू, मिस्टेक या लॉस कितना स्ट्रेस डिजर्व करता है, ये हम खुद डिसाइड करें, और जब वो लिमिट पूरी हो जाए तो उस थॉट को वहीं पर स्टॉप कर दें। जस्ट लाइक अ स्टॉप लॉस ऑर्डर इन स्टॉक मार्केट। एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दिया गया है जिसने एक डील में 10,000 रुपए का नुकसान झेला। शुरुआत में वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या ये लॉस रिकवर हो सकता है? अगर हाँ तो उसके लिए काम करिए, अगर नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। एक और एग्जाम्पल है इंश्योरेंस बिजनेस में काम करने वाले एक आदमी का। वो हर बार किसी क्लाइंट के मना करने पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था। बार बार सोचता था कि उससे क्या गलती हुई, लेकिन जब उसने खुद से एक इमोशनल स्टॉप लॉस सेट करना शुरू किया, जैसे कि इस रिजेक्शन के बारे में मैं सिर्फ 10 मिनट सोचूंगा और फिर मूव ऑन करूंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव हो गए। ऑथर एक सवाल पूछते हैं, क्या आप पुराने नुकसान को एंडलेसली याद करके अपने आज और आने वाले कल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर हाँ तो टाइम आ गया है एक क्लियर स्टॉप लॉस रूल बनाने का।
इस चैप्टर की कोर स्ट्रैटेजी है, जब कोई प्रॉब्लम या लॉस हो तो उसे एनालाइज करो। तय करो कि मैक्सिमम कितना मेंटल टाइम या एनर्जी आप उसे देना चाहते हो। उस लिमिट के बाद खुद को उस थॉट से डिसंगेज करने की प्रैक्टिस करो। इसलिए फाइनल मैसेज है, डोंट वेस्ट योर फ्यूचर बाय रीलिविंग व्हाट्स ऑलरेडी गॉन। सेट अ मेंटल स्टॉप लॉस एंड स्टिक टू इट। चैप्टर 11, डोंट ट्राई टू सॉ सॉडस्ट। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन डीप मेटाफोर से। डोंट ट्राई टू सॉ सॉडस्ट यानी ऐसी चीज को बार बार मत सोचो जो पहले ही खत्म हो चुकी है। सॉडस्ट यानी बुरादा, जो लकड़ी को काटने के बाद बचता है, उसे दोबारा काटा नहीं जा सकता। उसी तरह पास्ट को दोबारा जीकर, एनालाइज करके, बार बार सोचकर हम कुछ नया हासिल नहीं कर सकते। डेल कार्नेगी बताते हैं कि पास्ट रिग्रेट्स और पुराने इमोशनल जख्मों को बार बार याद करना हमारी एनर्जी वेस्ट करता है और माइंड को वीक बनाता है। ऑथर एक यंग वुमन की कहानी बताते हैं जो अपनी लाइफ में की गई एक मिस्टेक को लेकर गिल्ट में डूबी रहती थी। वो खुद को मेंटली पनिश करती रही, बार बार सोचती थी कि काश उसने वो काम न किया होता। लेकिन सच ये था कि अब वो पास्ट चेंज नहीं हो सकता था, और जब तक उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तब तक वो इनर पीस हासिल नहीं कर सकी। कार्नेगी हमें समझाते हैं कि पास्ट की गलतियों को लेकर रिपीटेडली सोचना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सूखे हुए पेड़ की छाया में बैठने की कोशिश कर रहे हों। वहां अब कोई कंफर्ट नहीं है, सिर्फ इल्यूजन है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप किसी पास्ट इंसिडेंट को लेकर परेशान हों तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं उस घटना को चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं बार बार सोच कर उससे कुछ नया सीख पा रहा हूँ, या मैं बस खुद को मानसिक दंड दे रहा हूँ? अगर आप सच्चाई से जवाब देंगे तो रियलाइज करेंगे कि अब सिर्फ आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसने पास्ट में एक बड़ी डील मिस कर दी। वो इतना रिग्रेट करता रहा कि उसका प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी गिर गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं इस मिस्टेक से एक लर्निंग पॉइंट निकालता हूं और आगे किसी डील में यह गलती रिपीट नहीं करूंगा। बस यही स्विच उसके करियर को दोबारा अपलिफ्ट कर गया। कार्नेगी एक बहुत प्रैक्टिकल थॉट शेयर करते हैं, फॉरगेट द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड रिमेंबर द लेसन, डोंट सॉ सॉडस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन ना करें, बल्कि ये है कि हम पास्ट को सिर्फ एक बार सीखने के लिए देखें, ना कि बार बार उसमें डूब कर अपनी आज की प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को खत्म कर दें। इसलिए इस चैप्टर का आखिरी मैसेज है, पास्ट में जो होना था वो हो गया। अब उसे बार बार एनालाइज करने से सिर्फ पेन मिलेगा, प्रोग्रेस नहीं। लेट गो एंड लिव फॉरवर्ड। पार्ट 4, 7 ways to cultivate a mental attitude that will bring you peace and happiness. Chapter 12, 8 words that can transform your life. इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे सेंटेंस से जो डेल कार्नेगी के मुताबिक आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। वो सेंटेंस है, Our life is what our thoughts make it. ये बात रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने कही थी, और इस चैप्टर में यही कोर आइडिया एक्सप्लोर किया गया है, हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है। ऑथर बताते हैं कि अगर हम कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स सोचते रहेंगे, क्रिटिसिज्म, जेलसी, फियर, रिग्रेट, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और पर्पसफुल थॉट्स सोचें तो हमारी इमोशनल एनर्जी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस भी उसी के साथ ग्रो करेगी। कार्नेगी एक सेल्स मैनेजर का एग्जाम्पल देते हैं जो हमेशा अपने टीम की गलतियों पर फोकस करता था। उसका पूरा दिन कंप्लेंट करने, ब्लेम देने और क्रिटिसाइज करने में निकल जाता था। लेकिन जब उसने एक दिन अपनी सोच को स्विच किया, व्हाट्स गुड इन दिस सिचुएशन, तो उसका बिहेवियर, टीम का मोराल और कंपनी का परफॉर्मेंस सब इम्प्रूव हो गया। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइकोलॉजी से भी जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे थॉट्स हमारे नर्वस सिस्टम और फिजिकल हेल्थ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। जब हम हैप्पी, पीसफुल और होपफुल थॉट्स सोचते हैं तो हमारा बॉडी भी रिलैक्स होता है, और जब हम एंग्शियस या एंग्री होते हैं तो मसल्स टेंस हो जाते हैं, डाइजेशन खराब हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लें तो हम इमोशंस और बॉडी को भी बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। कार्नेगी कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस देते हैं।
हर दिन सुबह अपने आप से कहिए, आज मैं सिर्फ अच्छे और प्रोडक्टिव थॉट्स सोचूंगा। नेगेटिविटी को चैलेंज कीजिए। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उससे सवाल कीजिए, क्या ये थॉट मुझे बेनिफिट दे रहा है? ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। रोज कम से कम 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। दूसरों की पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए। उनका अप्रिशिएट करना, उनकी अच्छी बातों को नोटिस करना आपके खुद के सोच के पैटर्न को अपलिफ्ट करता है। इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन एक सिंपल प्रिंसिपल है, आप वह नहीं हैं जो आपके साथ होता है। यू आर वॉट यू थिंक अबाउट वॉट हैपन्स टू यू। इसलिए अंतिम संदेश है, नियंत्रित करें अपने विचार और आप अपनी जिंदगी को परिवर्तित करेंगे। चूज ऑप्टिमिज्म, अप्रिशिएशन एंड ग्रोथ, वन थॉट एट अ टाइम। चैप्टर 13, द हाई कॉस्ट ऑफ गेटिंग इवन। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक बहुत कॉमन लेकिन डेंजरस ह्यूमन इमोशन को एड्रेस करते हैं, रिवेंज या बदला लेने की भावना, और बताते हैं कि इसका प्राइस सिर्फ दूसरों को नहीं, हमें खुद को भी बहुत महंगा पड़ता है। चैप्टर की शुरुआत होती है एब्राहम लिंकन की एक कहानी से। लिंकन के एक पॉलिटिकल एनिमी ने उन्हें बार बार ह्यूमिलिएट किया, लेकिन लिंकन ने कभी पब्लिकली रिएक्ट नहीं किया। किसी ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने बदला क्यों नहीं लिया, तो लिंकन ने काल्मली कहा, डू आई नॉट डिस्ट्रॉय माई एनिमीज व्हेन आई मेक दम माई फ्रेंड्स? यानी अगर मैं अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बना लूं तो क्या वो दुश्मन रहेंगे? ऑथर बताते हैं कि एंगर और रिवेंज की भावना से भरा हुआ माइंड कभी पीसफुल नहीं रह सकता। कई बार लोग सालों तक दूसरों की इंसल्ट, बिट्रेयल या अनफेयरनेस को याद करके अपने अंदर बिटरनेस जमा करते रहते हैं, और इसका असर उनकी हेल्थ, हैप्पीनेस और डिसीजंस पर पड़ता है। डेल कार्नेगी एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल देते हैं जिसने एक एम्प्लॉई से बदला लेने के चक्कर में मंथ्स तक स्लीपलेस नाइट्स बिताई। वो हर दिन उस पर्सन की गलती को रिपीट करता, उसे मेंटली पनिश करता, लेकिन एंड में हुआ क्या? उसकी ओन प्रोडक्टिविटी गिर गई और जिस पर्सन से उसे बदला लेना था उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऑथर का कहना है, व्हेन वी हेट आवर एनिमीज वी गिव देम पावर ओवर अस, पावर ओवर आवर स्लीप, आवर एपिटाइट, आवर हेल्थ एंड आवर हैप्पीनेस। यानी जब हम किसी को नफरत करते हैं या उनसे बदला लेने की सोचते हैं तो वो इंसान हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हैं, चाहे वो फिजिकली हमारे आसपास हो या नहीं। कार्नेगी सजेस्ट करते हैं कि फॉरगिवनेस कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हम उनके एक्शंस के साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट को भी खत्म कर देते हैं। चैप्टर में एक और आइडिया आता है, रिफ्यूज टू वेस्ट अ मिनट थिंकिंग अबाउट पीपल यू डोंट लाइक। क्योंकि हर वो मोमेंट जो आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हुए बिताते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, वो आपका कीमती टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? जब भी कोई हर्ट या इंसल्ट याद आए तो खुद से कहिए, इज इट वर्थ माई पीस ऑफ माइंड? लॉन्ग टर्म विजन अपनाइए। क्या ये इंसान या इंसिडेंट आपके पूरे जीवन के सामने इंपॉर्टेंट है? लर्न द लेसन बट लीव द बिटरनेस। इसलिए इस चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल मैसेज है, लेट गो ऑफ द अर्ज टू गेट इवन, फॉरगिव, फॉरगेट एंड फ्री योरसेल्फ। Chapter 14, If you do this, you will never worry about ingratitude। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम पर बात करते हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी परेशान होते हैं, इंग्रैटिट्यूड। यानी जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में हमें अप्रिशिएशन या थैंक्स नहीं मिलता। ऑथर कहते हैं कि अगर आप हर बार ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट और वरी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लें कि ज़्यादातर लोग नेचुरली अनग्रेटफुल होते हैं, तो आप ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रहेंगे। कार्नेगी एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। जीसस क्राइस्ट ने जब 10 लेपर्स को हील किया तो सिर्फ एक ने लौट कर उन्हें थैंक्स कहा, यानी 90% लोगों ने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं किया, और ये खुद भगवान के साथ हुआ। तो फिर हम इंसानों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऑथर बताते हैं कि कई बार पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और एम्प्लॉयर्स भी इसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। वे बहुत कुछ करते हैं लेकिन बदले में ना अप्रिशिएशन मिलता है और ना ही एक्नॉलेजमेंट। इसका रिजल्ट होता है हर्ट, फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट। लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप ये माइंडसेट अपना लें, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये सही है,
ना बिकॉज आई वॉन्ट थैंक्स, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वैनिश हो जाएंगी और पीस बढ़ेगा। चैप्टर में एक स्टोरी है न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन की, जिसने एक लड़की को कॉलेज की फीस देने में हेल्प की। लड़की ग्रेजुएट होने के बाद कभी थैंक यू तक कहने वापस नहीं आई, लेकिन जब किसी ने बिजनेसमैन से पूछा कि क्या उसे रिग्रेट है, तो उसने काल्मली जवाब दिया, नो, आई डिडंट हेल्प हर फॉर थैंक्स, आई हेल्प्ड हर बिकॉज इट गेव मी सेटिस्फैक्शन। यही माइंडसेट लाइफ में इनर कंटेंटमेंट देता है। कार्नेगी सजेस्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशन से बचिए, क्योंकि हर बार आप उम्मीद करेंगे चांसेस हैं कि आप डिसअपॉइंट होंगे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन को रिवॉर्ड समझिए। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया तो उसका रिवॉर्ड आपकी खुद की खुशी है। ग्रेटिट्यूड को बोनस मानिए, डिफॉल्ट नहीं। अगर कोई थैंक्स बोले तो अच्छा है, नहीं बोले तो भी कोई बात नहीं। चैप्टर का की मैसेज है, एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड, डोंट लेट इट डिस्टर्ब योर पीस, डू गुड एनीवे फॉर योर ओन ग्रोथ एंड जॉय। चैप्टर 15, वुड यू टेक $1 million फॉर वॉट यू हैव। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक बहुत ही आई ओपनिंग पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। हम अक्सर अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन अगर हम सच में सोचें कि हमारे पास क्या क्या है, तो शायद हम कभी शिकायत ही ना करें। ऑथर चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल सवाल से करते हैं, अगर कोई आपसे आपकी आंखें, हाथ, पैर या दिमाग के बदले $1 लाख भी दे, तो क्या आप देने को तैयार होंगे? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमें समझ में आता है कि हम सब ऑलरेडी करोड़पति हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। कार्नेगी एक सोल्जर की कहानी बताते हैं जिसका आर्म एक वॉर में कट गया था। उसने अपने डायरी में लिखा, आई नेवर न्यू व्हाट आई हैड अंटिल आई लॉस्ट इट। यही बात हम सब पर लागू होती है। हम अपने शरीर, परिवार, दोस्तों, काम करने की कैपेसिटी, इन सब को तब तक वैल्यू नहीं करते जब तक वो हमारे पास है। ऑथर कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम उन चीज़ों को याद करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे पास है। एक और टचिंग एग्जाम्पल आता है एक ब्लाइंड मैन का, जिसने कहा, मैं 10 साल अपनी जिंदगी दूंगा अगर मैं एक दिन के लिए देख सकता हूं। अब सोचिए, अगर आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप कितने फॉर्चुनेट हैं। कार्नेगी रिकमेंड करते हैं कि जब भी आपको लगे कि लाइफ अनफेयर है या आपके पास कुछ नहीं है, तो ये सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। अपनी बॉडी की हर फंक्शनिंग एबिलिटी की लिस्ट बनाइए। अपने रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज़ और छोटी छोटी सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। हर दिन कुछ देर ग्रैटिट्यूड फील कीजिए उन चीज़ों के लिए जो नॉर्मल लगती हैं। ऑथर कहते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। हमारे पास जो है, अगर हम बस उसी को अप्रिशिएट करना सीख लें, तो 90% वरीज खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। चैप्टर की फाइनल लाइन प्रैक्टिकली एक मांत्रा है, वुड यू सेल बोथ योर आईज फॉर $1 million और योर लेग्स और योर हैंड्स और योर ब्रेन? देन व्हाई कंप्लेन? you're already richer than you think. Chapter 16, Find yourself and be yourself. Remember there is no one else on earth like you. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एम्पावरिंग ट्रूथ सामने लाते हैं, बी योरसेल्फ। डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर्स, यू आर यूनिक एंड दैट यूनिकनेस इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ऑथर बताते हैं कि दुनिया में हर इंसान की आइडेंटिटी, वॉइस, फिंगरप्रिंट्स और थॉट्स बिल्कुल अलग हैं। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग किसी और जैसे बनने की कोशिश में अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। यही हैबिट इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट और अननेसेसरी वरी का कारण बनती है। कार्नेगी एक फेमस ब्रॉडवे एक्टर की स्टोरी बताते हैं जो शुरुआत में दूसरे एक्टर्स की मिमिक्री करके परफॉर्म करता था, लेकिन उसे कभी सक्सेस नहीं मिली। फिर एक दिन उसके मेंटर ने कहा, स्टॉप बीइंग अ सेकंड रेट वर्जन ऑफ समवन एल्स, स्टार्ट बीइंग अ फर्स्ट रेट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। उस दिन के बाद उसने अपनी नेचुरल स्टाइल में एक्ट करना शुरू किया और फिर वो ऑडियंस का फेवरेट बन गया। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि इमिटेशन सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ही नहीं, आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। जब आप लगातार किसी और के एक्सपेक्टेशंस या स्टैंडर्ड्स पर जीते हैं, तो आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। एक और रियल लाइफ स्टोरी है क्लेयर बूथ लूज की, जो फेमस प्ले राइटर और यूएस एम्बेसडर बनी।
एक समय पर वो भी खुद को दूसरों से कंपेयर करती थीं, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो वही करेंगी जो उन्हें सबसे ऑथेंटिक लगता है, और वही उनके करियर की टर्निंग पॉइंट बना। कार्नेगी सजेस्ट करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानिए, जो आप नेचुरली अच्छे से करते हैं उसी में ग्रो कीजिए। कंपैरिजन बंद कीजिए। हर बार जब आप किसी और से खुद को कंपेयर करते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिस कीजिए। अपनी कमजोरियों के साथ भी खुद को स्वीकार करना सीखिए। ऑथर एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, यू आर समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। नेवर बिफोर हैज देयर बीन एनीबॉडी एग्जैक्टली लाइक यू एंड नेवर अगेन विल देयर बी। इसलिए इस चैप्टर का कोर मैसेज है, स्टॉप ट्राइंग टू बी समवन एल्स, बी योरसेल्फ। दैट्स योर ट्रू सुपर पावर। चैप्टर 17, इफ यू हैव अ लेमन, मेक अ लेमनेड। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें एक टाइमलेस लाइफ लेसन सिखाते हैं। अगर जिंदगी तुम्हें एक नींबू देती है तो उससे नींबू पानी बनाना सीखो। यानी जब कोई सिचुएशन नेगेटिव या पेनफुल लगे तो उसे दुख का कारण नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो। ऑथर बताते हैं कि हमारे एटीट्यूड का पावर इतना स्ट्रांग होता है कि हम किसी भी एडवर्सिटी को एडवांटेज में बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से प्रूफ होता है। एक बिजनेसमैन की कहानी आती है जिसने डिप्रेशन के दौर में अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने छोटे से नॉलेज और कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हुए एक नया बिजनेस शुरू किया, और कुछ सालों में वो पहले से ज्यादा सक्सेसफुल बन गया। उसका एटीट्यूड यही था, मैं बदल नहीं सकता क्या हुआ, लेकिन मैं निर्णय ले सकता हूँ कि आगे क्या करना है। कार्नेगी एक और स्टोरी बताते हैं, सैमुअल वोक्लें, जिन्होंने एक बार कहा था कि सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट सो मच ऑन व्हाट हैपेंस टू अ मैन एज ऑन व्हाट ही डज विद व्हाट हैपेंस टू हिम। ऑथर हमें यह भी सिखाते हैं कि कई बार प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हिडन कैपेबिलिटीज को एक्टिवेट कर देती हैं, जिनका हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता। जब कोई चैलेंज आता है तो हम सर्वाइवल मोड में जाते हैं और वो कर दिखाते हैं जो कंफर्ट जोन में कभी पॉसिबल नहीं था। डेल कार्नेगी प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं। जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो इमोशनल रिएक्शन से पहले लॉजिकल रिफ्लेक्शन कीजिए। खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है। हर फेलियर या सेटबैक को एक सिग्नल समझिए कि अब कुछ नया ट्राई करने का टाइम आ गया है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ ऑफ्टन कम्स एट द डार्केस्ट मोमेंट, बट ओनली इफ यू चूज टू टर्न। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में लेमन्स आना अनअवॉइडेबल है। रिजेक्शन, लॉस, इंसल्ट, इलनेस, ये सब होंगे, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि मैं इसे अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाऊंगा, तो आप ना सिर्फ वरी से बचेंगे बल्कि एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाएंगे। फाइनल थॉट, you can't always control what happens to you, but you can always control what you do with what happens to you. That's how you make lemonade out of lemons. Chapter 18, How to Cure Melancholy in 14 Days. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी डिप्रेशन जैसे हैवी इमोशन को एक प्रैक्टिकल और सिंपल सॉल्यूशन के जरिए टैकल करने की बात करते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप चाहें तो सिर्फ 14 दिनों में अपनी मेलनकॉली यानी उदासी और नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, और वो भी बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। चैप्टर की शुरुआत होती है एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। एक वुमन ने ऑथर को बताया कि वो इमोशनली टूट चुकी थी, हर चीज से थक गई थी और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं बचा था। लेकिन जब कार्नेगी ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आप दिन भर क्या करती हैं, तो जवाब था, कुछ नहीं, बस बैठती हूँ और सोचती रहती हूँ। यही था उनकी प्रॉब्लम का कोर, इनएक्टिव माइंड, आइडल टाइम और नेगेटिव थिंकिंग का डेडली कॉम्बिनेशन। कार्नेगी बताते हैं कि सैडनेस और वरी का सबसे बड़ा इलाज है गेट बिजी, हेल्प समवन एल्स। ऑथर हमें सिखाते हैं कि जब हम खुद को किसी और के बेनिफिट के लिए एंगेज कर लेते हैं तो हमारा ध्यान अपने दुख से हट जाता है। यही टेक्निक उन्होंने उस वुमन को अप्लाई करने को कहा। 14 दिन तक हर दिन किसी ना किसी की हेल्प करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। किसी को अप्रिशिएट करना, एल्डरली की मदद करना, किसी को फ़ोन करके चीयर अप करना, बस किसी और की लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है।
सरप्राइजिंगली उस वुमन ने ये किया और 14 दिनों में उसकी सोच, एनर्जी और इमोशंस पूरी तरह बदल गए। उसने कार्नेगी को लिखा कि अब उसे जिंदगी में फिर से एक्साइटमेंट और मीनिंग महसूस हो रहा है। ऑथर कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू फील डिप्रेस्ड व्हेन यू आर एक्टिवली मेकिंग समवन एल्सेस लाइफ बेटर। कार्नेगी इस चैप्टर में 3 क्लियर स्टेप्स देते हैं मेलनकॉली से निकलने के लिए। फिजिकली एक्टिव रहो, चलो, काम करो, कुछ नया ट्राई करो। इमोशनली किसी की मदद करो। इवन अ काइंड वर्ड कैन हील 2 पीपल एट वंस, द गिवर एंड द रिसीवर। मेंटली खुद को किसी कॉज से जोड़ो, कोई पर्पस, कोई गोल या कोई रूटीन जो आपकी एनर्जी को डायरेक्शन दे। चैप्टर का कोर मैसेज है, एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर। बैठकर सोचते रहना दुख को बढ़ाता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना हमें इमोशनली हील करता है। फाइनल लाइन इस थॉट के साथ है, forget yourself by getting involved in the lives of others and you'll rediscover yourself in the process. Part 5, The Golden Rule for Conquering Worry. Chapter 19, How My Mother and Father Conquered Worry. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और बताते हैं कि उनके माता पिता ने कैसे लाइफ की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी वरी को हरा दिया। कार्नेगी बताते हैं कि उनके फादर एक सिंपल फार्मर थे जिनकी जिंदगी लगातार फाइनेंशियल चैलेंजेस, अनप्रिडिक्टेबल वेदर और हार्ड लेबर से भरी हुई थी। फिर भी उन्होंने कभी अपनी चिंता को कंट्रोल नहीं करने दिया। उन्होंने एक खास एटीट्यूड डेवलप किया था, डू योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट टू गॉड। उनका मानना था कि अगर उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है तो अब वरी करने का कोई मतलब नहीं है। ऑथर की मदर का एटीट्यूड भी बिल्कुल इंस्पायरिंग था। जब कार्नेगी की छोटी बहन की मौत हुई तो फैमिली पर इमोशनल ट्रॉमा आ गया, लेकिन उनकी मदर ने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने ग्रीफ को एक स्ट्रेंथ में बदल लिया और अपने बाकी बच्चों को लव, डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी के साथ रेस किया। कार्नेगी बताते हैं कि उनकी मदर ने कभी भी दुख में खुद को डुबोने की बजाय एक्शन लेना चुना। उन्होंने दूसरों की मदद की, चर्च और कम्युनिटी में एंगेज रहीं और फैमिली की स्ट्रेंथ बनकर खड़ी रहीं। ऑथर कहते हैं कि उनके पेरेंट्स की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, वरी करना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। जो नहीं बदला जा सकता उसे एक्सेप्ट करो, जो किया जा सकता है उस पर एक्शन लो और बाकी को गॉड के भरोसे छोड़ दो। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी कोई टेक्निक नहीं दे रहे, बल्कि लिविंग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल पीस कैसे पा सकते हैं, बस एटीट्यूड और माइंडसेट सही रखकर। चैप्टर का फाइनल मैसेज क्लियर है, फेथ, एक्सेप्टेंस एंड पर्पसफुल एक्शन, ये 3 चीजें वरी पर हमेशा जीत हासिल करती हैं और यही उनकी मदर और फादर की लेगेसी थी जो डेल कार्नेगी की सोच की फाउंडेशन बन गई। पार्ट 6, How to keep from worrying about criticism. Chapter 20, Remember that no one ever kicks a dead dog. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक बहुत ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर लोग आपकी आलोचना, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी डेड डॉग को किक नहीं करता। डेड डॉग यहाँ एक मेटाफोर है ऐसे इंसान का जो ना तो कुछ कर रहा है, ना ही किसी के लिए रेलेवेंट है। यानी अगर आप क्रिटिसाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं, एक्टिव हैं और दूसरों के लिए नोटिसेबल हैं। कार्नेगी एक एग्जाम्पल देते हैं चार्ल्स श्वाब का, जो अमेरिका के सबसे एडमायर्ड बिजनेसमैन में से एक थे, लेकिन फिर भी उन्हें कई बार पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने एक बार ऑथर से कहा, अगर मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं होता तो इसका मतलब है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि कई बार लोग दूसरों की सफलता से इनसिक्योर होकर भी क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो कुछ लोग नेचुरली जेलस होंगे और वो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। डेल कार्नेगी एक और एग्जाम्पल देते हैं थियोडोर रूजवेल्ट का, जो जितने पॉपुलर थे उतने ही ज्यादा क्रिटिसाइज्ड भी हुए। उन्हें क्लाउन, डिक्टेटर और मैडमैन तक कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने क्रिटिक्स को अपने मिशन का ऑब्स्टेकल नहीं बनने दिया। इस चैप्टर का कोर आइडिया यही है, क्रिटिसिज्म इज ऑफ्टन अ डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट।
अगर आप एवरेज, क्वाइट, इनविजिबल रहते तो कोई आपकी बात ही नहीं करता। लोग उसी पर पत्थर फेंकते हैं जो फलदार होता है, ठीक उसी तरह जैसे मैंगो ट्री पर ही स्टोन मारा जाता है। कार्नेगी एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी सजेस्ट करते हैं क्रिटिसिज्म हैंडल करने के लिए। क्रिटिसिज्म को पर्सनली मत लो। अक्सर ये क्रिटिक की इनसिक्योरिटी या जेलसी होती है, ना कि आपकी रियल फॉल्ट। एनालाइज करो कि क्या क्रिटिसिज्म में कोई सच्चाई है। अगर हाँ तो उसे इम्प्रूवमेंट का चांस मानो, अगर नहीं तो इग्नोर करो और फोकस अपने मिशन पर रखो। अपने एनर्जी और टाइम को एक्सप्लेनेशन में वेस्ट मत करो। जो लोग जेन्युइनली आपको समझते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, और जो आपको हेट करते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। ऑथर बताते हैं कि इवन लिंकन, आइंस्टाइन और जीसस तक क्रिटिसिज्म से नहीं बच पाए, तो फिर हम क्यों एग्जेम्पशन चाहें? फाइनल मैसेज इस पावरफुल ट्रूथ के साथ दिया गया है: criticism is the price you pay for doing something meaningful. Accept it, grow through it, and never let it stop you. Chapter 21: Do this and criticism can't hurt you. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें एक इमोशनल आर्मर देते हैं, ऐसी मेंटल स्ट्रैटेजी जिससे हम किसी भी हार्श क्रिटिसिज्म से हर्ट हुए बिना बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप ये एक काम कर लेंगे तो कोई भी क्रिटिसिज्म आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और वो काम है डू वॉट जनरल आइजनहावर डिड, डोंट रिप्लाई, डोंट रिएक्ट एंड डोंट टेक इट पर्सनली। कार्नेगी बताते हैं कि जब आइजनहावर प्रेसिडेंट बने तो उन पर लगातार अटैक्स होने लगे। न्यूज़पेपर्स में उन्हें वीक, इनकॉम्पिटेंट और इवन यूजलेस तक कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, कभी जस्टिफाई नहीं किया। उन्होंने सिर्फ काल्मली अपना काम किया और ग्रेजुअली उनके क्रिटिक्स फेड होते चले गए। ऑथर कहते हैं कि अगर आप हर क्रिटिसिज्म का जवाब देने बैठेंगे तो आप न सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे बल्कि अपनी इमोशनल एनर्जी भी ड्रेन कर देंगे। और अक्सर ऐसा करते वक्त आप वही बन जाते हैं जो क्रिटिक्स आपको प्रूव करना चाहते हैं: वीक, डिफेंसिव और अनश्योर। कार्नेगी एक और इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की। फ्रैंकलिन ने कहा था, मैं किसी की बुराई बोलूंगा नहीं, और हर किसी के बारे में जो मैं जानता हूं उसकी अच्छाई बोलूंगा। उन्होंने ये प्रिंसिपल इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि क्रिटिसिज्म और आर्गुमेंट से कोई रिलेशनशिप ग्रो नहीं होता, सिर्फ बिटरनेस पैदा होती है। इस चैप्टर में ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं, क्रिटिसिज्म से बचना मुमकिन नहीं है, इसलिए उससे डरना बंद करो। क्रिटिक्स का मोटिव समझो, क्या वो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं या सिर्फ हर्ट करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से सीखो, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को इग्नोर करो। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, रिएक्शन देने की जगह साइलेंस में डिग्निटी रखो। कार्नेगी एक बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं जिसे उसके कॉम्पिटिटर ने डिफेम करने की कोशिश की। वो बिजनेसमैन लॉयर के पास गया, मीडिया में सफाई देने की प्लानिंग करने लगा, लेकिन फिर एक ट्रस्टेड फ्रेंड ने कहा, लेट इट गो, ट्रूथ डजंट नीड डिफेंडिंग। और उसने वही किया। रिजल्ट, समय के साथ सब साफ हो गया और उसका सम्मान और भी बढ़ गया। इसलिए इस चैप्टर की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है, डोंट वेस्ट योर टाइम स्वॉटिंग एवरी फ्लाई, राइज अबव इट। फाइनल मैसेज, लेट योर वर्क स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। द मोर सक्सेसफुल यू बिकम, द मोर क्रिटिसिज्म you'll attract. Take it as a sign that you're doing something right. Chapter 22: Fool Things I Have Done. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी खुद की गलतियों को ओपनली स्वीकार करते हैं, और यही इस चैप्टर को इतना पावरफुल और रिलेटेबल बनाता है। टाइटल ही अपने आप में एक लेसन है, फूल थिंग्स आई हैव डन। यानी ऑथर खुद बताते हैं कि उन्होंने भी जिंदगी में कई बार बेवकूफ़ी भरे काम किए और उनसे उन्हें क्या सीख मिली। कार्नेगी कहते हैं कि अगर हम अपनी गलती मानने से डरते हैं तो हम न सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स खराब करते हैं बल्कि अपनी ग्रोथ को भी ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को ऑनेस्टली देखना शुरू करते हैं, अपनी फूलिशनेस को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम इनर पीस और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। ऑथर एक पुराना पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करते हैं जब उन्होंने एक ट्रिवियल मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर अपने फ्रेंड से महीनों तक बात नहीं की। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि गलती उनकी ही थी, और अगर वो पहले अपॉलॉजी कर देते तो रिलेशनशिप बच सकता था। उन्होंने कहा, मैं बहुत गर्व से माना कि मैं गलत था और मैंने इसकी कीमत चुकाई।
कार्नेगी सजेस्ट करते हैं कि हम सब इंसान हैं और गलतियां करना इंसानी फितरत है। गलती मान लेने से आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं होती हम बल्कि बढ़ती है, क्योंकि इसमें करेज होता है। कभी कभी एक आई एम सॉरी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन खत्म कर सकता है। जो इंसान अपनी फूलिशनेस एक्सेप्ट करता है वो किसी और के क्रिटिसिज्म से डरता नहीं। इस चैप्टर का एक खास पॉइंट ये भी है कि सेल्फ ऑनेस्टी आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। जब आप खुद को बेवकूफ़ी भरी बातों से ऊपर उठाकर देखना सीखते हैं तो आप दूसरों को भी जज करना कम कर देते हैं और एक शांत बैलेंस्ड माइंडसेट डेवलप करते हैं। ऑथर खुद ओपनली एडमिट करते हैं कि उन्होंने बहुत बार शो ऑफ किया, जल्दी डिसीजंस लिए, दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर किया, लेकिन हर गलती उन्हें एक नई अंडरस्टैंडिंग दे गई। फाइनल मैसेज इस चैप्टर का यही है, डोंट बी अफ्रेड टू लाफ एट योरसेल्फ, एडमिट योर फूलिशनेस, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन विद ग्रेस। Part 7, 6 ways to prevent fatigue and worry and keep your energy and spirits high. Chapter 23, How to add 1 hour a day to your waking life. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं जिससे आप हर दिन एक एक्स्ट्रा आवर अपनी वेकिंग लाइफ में जोड़ सकते हैं, बिना कोई दवा लिए, बिना ज़्यादा काम किए, सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति को बदलकर। ऑथर की बात का आधार सिंपल है, थकान का सबसे बड़ा कारण शारीरिक नहीं बल्कि मेंटल होता है। हम थकते नहीं हैं क्योंकि हमारा शरीर एग्जॉस्टेड है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा माइंड कंटिन्यूअसली वरी, स्ट्रेस, टेंशन और नेगेटिव थॉट से भरा होता है। कार्नेगी बताते हैं कि एक एवरेज इंसान जो 8 घंटे का काम करता है वो एक्चुअल में सिर्फ 2-3 घंटे ही इफेक्टिव होता है। बाकी का टाइम वो फिजिकली तो काम कर रहा होता है लेकिन मेंटली टायर्ड और डिस्ट्रैक्टेड होता है। अगर हम मेंटल फटीग को एलिमिनेट कर दें तो हम हर दिन करीब 1 घंटा और एक्टिव रह सकते हैं। चैप्टर में ऑथर एक साइकाट्रिस्ट की बात शेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फटीग इज नॉट कॉज्ड बाय वर्क बट बाय वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। डेल कार्नेगी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सच में अपनी एनर्जी लेवल्स बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी थकान कहाँ से आ रही है। क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं? क्या आप बार बार पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर फियर्स के बारे में सोचते हैं? क्या आपका माइंड हर वक्त इनर कॉन्फ्लिक्ट और ओवर थिंकिंग में उलझा रहता है? अगर हाँ तो फिजिकल रेस्ट लेने से कुछ नहीं होगा, आपको मेंटल हाइजीन अडॉप्ट करनी होगी। ऑथर कुछ क्लियर और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देते हैं। वर्क विद रिलैक्सेशन, जब भी कोई टास्क करे तो उसे काम और इजी माइंड सेट से करे, स्ट्रेस के साथ नहीं। एक सर्जन ने कहा था, द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी इज दैट आई ऑपरेट विद काल्म हैंड्स एंड रिलैक्स्ड माइंड। डोंट फस ओवर ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों को लेकर एंग्शियस मत हो जाइए, जैसे किसी का टोन, कोई मिस्टेक या कोई डिले। ये सब आपकी एनर्जी साइलेंटली कंज्यूम करते हैं। रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि अगर आप एग्जॉस्शन से पहले थोड़ी देर मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं तो आप ज़्यादा फ्रेश और इफेक्टिव रहते हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ क्लियर थिंकिंग, जब आप स्कैटर्ड थॉट्स में उलझते हैं तो थकान जल्दी होती है, लेकिन जब आप एक बार में एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो माइंड ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। चैप्टर में एक मेल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल दिया गया है जिसने हर दिन 10 घंटे की जॉब में खुद को फिजिकली और मेंटली बर्न आउट कर लिया था, लेकिन जब उसने हर 2 घंटे में 10 मिनट का मेंटल ब्रेक लेना शुरू किया, डीप ब्रीदिंग और न्यूट्रल थिंकिंग अडॉप्ट किया, तो उसे लगा कि उसके दिन में एक एक्स्ट्रा घंटा ऐड हो गया है। स्टॉप वेस्टिंग एनर्जी ऑन अननेसेसरी इमोशंस, कंजर्व योर मेंटल पावर एंड you'll have more time, more life and more control. Don't just rest your body, learn to rest your mind. Chapter 24, What makes you tired and what you can do about it. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी थकान, फैटीग के रियल कारणों को रिवील करते हैं और ये बताते हैं कि हम थकते क्यों हैं और हम इस थकान को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी भी कम क्यों ना हो। ऑथर शुरुआत में ही बताते हैं कि ज़्यादातर थकान शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर वो बताते हैं कि एक स्टेनोग्राफर जो सिर्फ बैठकर टाइपिंग करती है
वो भी दिन के अंत में उतनी ही एग्जॉस्टेड महसूस करती है जितना कोई मैनुअल लेबर करने वाला व्यक्ति। और इसका कारण है मेंटल टेंशन। कार्नेगी एक एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सिर्फ सोचना था, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी थी। फिर भी सिर्फ 2 घंटे इंटेंस थिंकिंग के बाद उनका ब्लड प्रेशर इतना गिर गया कि वो फिजिकली टायर्ड फील करने लगे। कंक्लूजन, थिंकिंग और इमोशंस, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस, बॉडी पर वैसा ही असर डालते हैं जैसा फिजिकल वर्क करता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। ऑथर बताते हैं कि हमारी थकान का सबसे बड़ा कारण है इमोशनली टेंस होकर काम करना। जब हम किसी टास्क को टेंशन, वरी या इरिटेबिलिटी के साथ करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम टाइट हो जाता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है और एनर्जी ड्रेन होने लगती है, भले ही हम फिजिकली कुछ कर भी ना रहे हों। कार्नेगी कुछ क्लियर कॉजेस और उनकी सॉल्यूशंस भी देते हैं। एक, कॉज इनर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। सॉल्यूशन, अपनी फीलिंग्स को समझिए और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। 2, कॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस और प्रूव समथिंग कॉन्स्टेंटली। सॉल्यूशन, नेचुरल और रिलैक्स्ड रहिए, ओवर परफॉर्मेंस आपके माइंड को बर्न आउट कर देता है। 3, कॉज पुअर पॉस्चर एंड फिजिकल स्टिफनेस व्हाइल वर्किंग। सॉल्यूशन, बॉडी को कॉन्शियसली रिलैक्स करना सीखिए, शोल्डर्स, फेस मसल्स, हैंड्स, इन्हें सॉफ्ट और लूज रखें। 4, कारण दिन भर में आराम के अंतराल नहीं। सॉल्यूशन, हर 1 से 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का शॉर्ट मेंटल ब्रेक लीजिए, ये आपके माइंड और बॉडी दोनों को रिचार्ज करता है। कार्नेगी एक नर्स की कहानी बताते हैं जो हॉस्पिटल में काम करते करते बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, लेकिन जब उसने खुद को कॉन्शियसली रिलैक्स करना और माइंड को काम रखना सीखा तो उसकी फैटीग 50% तक कम हो गई, सिर्फ एटीट्यूड बदलने से। चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल रूल है रिलैक्स इन एक्शन। मतलब जब भी आप कुछ कर रहे हो, चाहे टाइपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, तब भी कॉन्शियसली अपने मसल्स और माइंड को रिलैक्स्ड रखने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे काम भी एफिशिएंट होगा और थकान भी कम होगी। You don't really tire yourself with work. You tire yourself with worry, tension, and emotions. Fix your inner world, and your energy will double. Chapter 25, How the Housewife Can Avoid Fatigue and Keep Looking Young. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी खास तौर पर हाउसवाइफ्स की बात करते हैं, जो दिखने में तो घर के अंदर होती हैं, लेकिन उनका काम इतना इंटेंस, रिपीटेटिव और डिमांडिंग होता है कि वो खुद को हर वक्त थका हुआ और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करती है। ऑथर बताते हैं कि घरेलू महिलाओं की थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि उससे ज्यादा होती है मानसिक और इमोशनल एग्जॉस्शन। हर दिन वही काम, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल, लॉन्ड्री, और वो भी बिना अप्रिशिएशन के। इस मोनोटनी और लैक ऑफ रिकॉग्निशन की वजह से वो धीरे धीरे थका हुआ और उम्र से बड़ा महसूस करने लगती है। कार्नेगी बताते हैं कि कई हाउसवाइफ्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो काम को एक कंपल्शन या ड्यूटी की तरह देखती है, जिससे रिजेंटमेंट पैदा होता है। इसके बजाय अगर वो अपने काम को एक क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना शुरू करे तो उनका एटीट्यूड और एनर्जी दोनों बदल सकते हैं। ऑथर कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस देते हैं जिनसे हाउसवाइफ्स अपनी थकान कम कर सकती हैं और ज़्यादा यूथफुल और एनर्जेटिक महसूस कर सकती हैं। 1. वर्क मेंटली रिलैक्स्ड, नॉट इमोशनली टेंस। जब आप गुस्से या फ्रस्ट्रेशन के साथ काम करती हैं तो वही काम आपको 2 गुना थका देता है, लेकिन अगर आप काल्म और मेंटली प्रेजेंट होकर काम करें तो एनर्जी प्रिजर्व रहती है। 2. टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन बिना रुके काम करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, फटीग बढ़ती है। हर 2-3 घंटे में खुद को 10 मिनट का ब्रेक दीजिए, चाहे एक कप चाय हो या कोई फेवरेट म्यूजिक। 3. अवॉइड मोनोटनी, ब्रिंग वैरायटी इन रूटीन। कुछ नया ट्राई कीजिए, नया रेसिपी, घर की सेटअप में बदलाव, किसी दोस्त से बात करना। ये छोटे स्टेप्स बोर्डम को तोड़ते हैं। 4. अप्रिशिएट योर ओन एफर्ट्स। जब दूसरे आपकी तारीफ नहीं करते तो खुद की कीजिए। अपने किए गए काम को एक्नॉलेज करना सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। कार्नेगी बताते हैं कि कई महिलाएं सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन की वजह से जल्दी थकी हुई और बूढ़ी दिखने लगती हैं,
लेकिन जिनके पास एक चीयरफुल और रिलैक्स्ड माइंडसेट होता है वो कम थकती हैं और ज़्यादा फ्रेश दिखती हैं, चाहे उनका काम कितना भी टफ क्यों ना हो। चैप्टर का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल और स्ट्रॉन्ग है। फैटीग कम्स फ्रॉम हाउ यू वर्क, not how much you work. Stay mentally fresh, emotionally light, and you'll stay young. Chapter 26. 4 good working habits that will help prevent fatigue and worry. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी 4 ऐसे प्रैक्टिकल वर्किंग हैबिट्स बताते हैं जो न सिर्फ आपकी थकान को ड्रास्टिक रूप से कम कर सकती हैं, बल्कि आपको डेली मेंटल स्ट्रेस और चिंता से भी बचा सकती है। ये हैबिट्स कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, बल्कि सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं जो आपकी एफिशिएंसी, पीस और एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। कार्नेगी चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ से। बैड वर्किंग हैबिट्स क्रिएट अननेसेसरी फटीग, गुड वर्किंग हैबिट्स कंजर्व एनर्जी एंड रिड्यूस वरी। अब जानते हैं वो 4 सोने की आदतें। पहला, साफ करें अपनी डेस्क से सभी कागजात के अलावा जो तुरंत समस्या से संबंधित हैं। कार्नेगी कहते हैं कि जब आपकी टेबल पर कई फाइल्स, पेपर्स और पेंडिंग टास्क्स एक साथ बिखरे होते हैं तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली ओवरबर्डन हो जाता है। आपको लगता है कि सब कुछ एक साथ करना है और यहीं से मेंटल क्लटर शुरू हो जाती है। सॉल्यूशन, एक वक्त में सिर्फ एक काम पर फोकस करें। जो टास्क सामने है बस उसी से डील कीजिए, बाकी चीज़ों को साइड पर रखिए। एक काम एक समय पूरी ध्यान से लें, यह स्पष्टता और शांति लाता है। 2, कामों को उनकी महत्ता के अनुसार करना। हम अक्सर वही काम पहले करते हैं जो आसान होता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता, और जो रियल इंपॉर्टेंट काम होते हैं उन्हें टालते जाते हैं, जिससे लास्ट मोमेंट पर टेंशन और प्रेशर बिल्ड होता है। कार्नेगी का फॉर्मूला, हर दिन काम शुरू करने से पहले 5 मिनट लीजिए और अपने टास्क्स को इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में लिस्ट कीजिए और फिर उसी ऑर्डर में एक्शन लीजिए। इससे ना सिर्फ आपका काम ऑर्गेनाइज्ड होगा बल्कि एंजाइटी भी कम होगी। 3, when you face a problem, solve it then and there. If you have the facts necessary to make a decision. हम में से कई लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, और वो प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर स्ट्रेस और वरी का कारण बनती जाती हैं। सॉल्यूशन, अगर आपके पास डिसीजन लेने के लिए सारे फैक्ट्स हैं तो अभी उसी वक्त डिसीजन लीजिए। डोंट ड्रैग इट, वरी ग्रोज इन डिले, एक्शन श्रिंक्स इट। चौथा, सीखना, संगठन, डीलगेट और सुपरवाइज करना। बहुत सारे लोग खुद ही हर काम करने की कोशिश करते हैं और ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि काम को ऑर्गेनाइज करना, सही लोगों को डेलीगेट करना और उनको सुपरवाइज करना एक स्किल है, और ये आपको एग्जॉस्शन से बचा सकती है। ये हैबिट स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, हाउसवाइफ्स और मैनेजर्स के लिए क्रूशल है, क्योंकि अगर आप सब कुछ खुद करने लगेंगे तो ना आप एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, ना पीसफुली जी पाएंगे। फाइनल मैसेज ऑफ द चैप्टर, अडॉप्ट दीज 4 वर्किंग हैबिट्स एंड you'll save hours of time, prevent mental fatigue and eliminate unnecessary worry. One task at a time. Priority-wise action, timely decision-making, smart delegation. Chapter 27, How to banish the boredom that produces fatigue, worry and resentment. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी बोर्डम की बात करते हैं, एक ऐसी हिडन वजह जो ना सिर्फ फटीग और वरी को बढ़ाती है बल्कि कई बार रिजेंटमेंट और इमोशनल बर्नआउट का कारण भी बन जाती है। कार्नेगी साफ कहते हैं, मोनोटनी इज द रियल विलन बिहाइंड मोस्ट मेंटल फटीग। बहुत से लोग फिजिकली ज्यादा काम नहीं करते फिर भी मेंटली टायर्ड रहते हैं। इसका कारण है कि उनका डेली रूटीन इतना रिपीटेटिव और डल होता है कि माइंड धीरे धीरे डल और नेगेटिव हो जाता है। ऑथर एक फैक्ट्री वर्कर की कहानी बताते हैं जो रोज एक ही टास्क करता था और धीरे धीरे उसे अपने काम से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन फिर उसने बोर्डम से लड़ने का एक तरीका अपनाया। उसने हर दिन खुद को चैलेंज देना शुरू किया कि मैं इस काम को कल से बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इस सेल्फ कंपटीशन ने उसके डल रूटीन को एक इंटरेस्टिंग गेम में बदल दिया और उसकी फैटिग धीरे धीरे डिसअपीयर हो गई। कार्नेगी हमें यही प्रिंसिपल सिखाते हैं, इफ यू कांट चेंज योर जॉब, चेंज द वे यू लुक एट योर जॉब। ऑथर बोर्डम से बचने के लिए कुछ क्लियर स्ट्रैटेजीज बताते हैं। 1, मेक इट अ गेम, ऐड कंपटीशन एंड गोल्स। हर काम को बोरिंग मानने की बजाय उसमें कुछ चैलेंज जोड़िए।
जैसे कितनी जल्दी और एफिशिएंटली आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, कोई नया तरीका ट्राई करना, खुद के प्रीवियस परफॉर्मेंस को बीट करना। जब आप हर काम को एक पर्सनल चैलेंज बना लेते हैं तो बोर्डम की जगह एक्साइटमेंट आ जाती है। 2. यूज क्रिएटिविटी, एड वैरायटी इन रेपिटेशन। चाहे कोई टास्क कितना भी रेपिटेटिव क्यों ना हो, उसमें आप कुछ वेरिएशन ला सकते हैं, जैसे टोन बदलना, पैटर्न बदलना, सीक्वेंस बदलना। ये छोटी चीजें आपका माइंड अलर्ट और फ्रेश बनाए रखती हैं। 3. फोकस ऑन पर्पस बिहाइंड द वर्क। अगर कोई काम बार बार करना पड़ रहा है तो सोचिए कि उसका बिगर पर्पस क्या है। क्या इससे किसी की मदद हो रही है? क्या ये किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा है? क्या ये आपकी स्किल को बेटर बना रहा है? जब आप काम के पीछे का मीनिंग देखना शुरू करते हैं तो बोर्डम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। 4. इंटरेक्ट और इंगेज विद पीपल पॉजिटिव। अगर पॉसिबल हो तो अपने काम के बीच में दूसरों से इंटरेक्ट कीजिए। कुछ पॉजिटिव कॉन्वर्जेशंस और हेल्थी सोशल इंटरेक्शन भी बोर्डम को ब्रेक करने में मदद करती है। फाइनल मैसेज, बोर्डम इज नॉट इन द जॉब, इट्स इन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब। अगर आप मोनोटनी को चैलेंज और क्रिएटिविटी से तोड़ना सीख लें तो ना सिर्फ आपकी फटीग कम होगी बल्कि आपकी एंथुसियाज्म और एंगेजमेंट भी कई गुना बढ़ेगी। चैप्टर 28, हाउ टू कीप फ्रॉम वरीइंग अबाउट इंसोम्निया। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करते हैं जो लाखों लोगों की नींद उड़ा देती है, लिटरली, और वो है इंसोम्निया, यानी नींद ना आना और उससे जुड़ी चिंता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार्नेगी कहते हैं इंसोम्निया इटसेल्फ इज नॉट हाफ एज हार्मफुल एज द वरी अबाउट नॉट स्लीपिंग। यानी नींद ना आना उतना खतरनाक नहीं जितना उस पर बार बार चिंता करना। कुछ पावरफुल आइडियाज जो इस चैप्टर में मिलते हैं। 1. नींद को जबरदस्ती लाने की कोशिश उसे और दूर भगा देती है। इसके बजाय बस रिलैक्स कीजिए। तुम्हें खुद से कहो, मुझे नींद की जरूरत नहीं है, I'll just rest। ये सोच खुद नींद के लिए स्पेस बनाती है। 2. डोंट काउंट द आवर्स ऑफ स्लीप यू मिस्ड। हर दिन सुबह उठकर यह मत गिनिए कि आपने कितने घंटे सोया या नहीं सोया। यह हैबिट आपकी वरी को और बढ़ा देती है। बॉडी खुद कॉम्पेंसेट कर लेती है। 3. शिफ्ट योर अटेंशन, रीड, प्रे, ब्रीद। अगर नींद नहीं आ रही तो खुद को स्ट्रेस मत दीजिए। कोई लाइट बुक पढ़िए, कोई स्पिरिचुअल प्रेयर दोहराइए या डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये सब माइंड को काल्म करते हैं। 4. याद रखें, बहुत से सफल लोग बहुत कम सोने के बाद ही सफल हुए। बताते हैं कि थॉमस एडिसन, चर्चिल और नेपोलियन जैसे लोगों ने अक्सर बहुत कम नींद में भी प्रोडक्टिव लाइफ जी। सोना महत्वपूर्ण है लेकिन शांति की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। फाइनल थॉट, रेस्ट इवन इफ यू कांट स्लीप एंड स्टॉप वरिंग अबाउट इंसोम्निया। द वरी इज वर्स देन द वेकफुलनेस। अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करना सीख लें तो नींद खुद आ जाएगी, और ना भी आए तो भी आप काम और रिफ्रेश्ड रह सकते हैं। पार्ट 8, हाउ टू फाइंड द काइंड ऑफ वर्क इन विच यू मे बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। चैप्टर 29, द मेजर डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक बेहद अहम सवाल उठाते हैं। क्या आप अपनी लाइफ का वो काम कर रहे हैं जो आपको रियल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देता है? और यही डिसीजन कि आप किस फील्ड या करियर में अपना जीवन लगाते हैं आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। कार्नेगी बताते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट, इंटरेस्ट या पैशन होता है, लेकिन सोसाइटी, फैमिली प्रेशर या सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में बहुत से लोग ऐसे काम करने लगते हैं जो उन्हें अंदर से खुशी नहीं देते। ऑथर कहते हैं, सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। अगर आप हर दिन वो काम कर रहे हैं जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो चाहे सैलरी या स्टेटस कितना भी अच्छा हो, आप अंदर से एम्प्टी फील करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, एक आदमी बहुत सक्सेसफुल लॉयर था लेकिन वो हर दिन डिप्रेस्ड फील करता था। फिर उसने कार्नेगी की वर्कशॉप अटेंड की और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इस काम को अपनी पूरी लाइफ करना चाहता हूं? जवाब था नहीं। वो चाइल्डहुड से गार्डनिंग में इंटरेस्टेड था। उसने धीरे धीरे अपने लॉ प्रैक्टिस को छोड़ा और एक नर्सरी बिजनेस शुरू किया, और तब जाकर उसे असली खुशी और पीस मिली। ऑथर कुछ सवाल देते हैं जो हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। क्या मैं वो काम कर रहा हूं जिसमें मेरा दिल लगता है?
क्या इस काम को करते हुए मैं खुद को मानसिक रूप से संतुष्ट महसूस करता हूँ? अगर पैसा और सोशल स्टेटस का कोई प्रेशर ना हो तो क्या मैं फिर भी यही करता? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत जॉब छोड़ दें, लेकिन आपको धीरे धीरे अपने पैशन की तरफ मूव करना शुरू कर देना चाहिए। कार्नेगी के की सजेशंस: अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कीजिए, कई बार वही आपके करियर में बदल सकती हैं। दूसरों के एडवाइस से ज्यादा अपने इंस्टिंक्ट और इंटरेस्ट पर भरोसा कीजिए, और सबसे जरूरी, नेवर बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर। फाइनल मैसेज: द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ इज नॉट whom you marry, but what work you choose to do every day. Choose wisely, because it shapes your days, your happiness, your health, and your soul. Part 9: How to lessen your financial worries. Chapter 30: 70% of all our worries. इस चैप्टर में डेल कार्नेगी एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखते हैं। 70% सभी हमारी चिंताएं पैसे के बारे में हैं। यानी हम में से ज्यादातर लोग अपनी चिंताओं, स्लीपलेस नाइट्स और स्ट्रेस का कारण पैसों से जुड़ी समस्याओं को मानते हैं। लेकिन कार्नेगी ये भी बताते हैं कि अक्सर ये फाइनेंशियल वरीज रियल शॉर्टेज से नहीं, बल्कि फियर और मिसमैनेजमेंट से पैदा होती हैं। और अगर हम सही तरीके से सोचें और कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स अपनाएं तो ये वरीज काफ़ी हद तक खत्म की जा सकती हैं। चैप्टर का पहला पॉइंट: इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ यू मैनेज व्हाट यू मेक। ऑथर एक फैमिली का एग्जाम्पल देते हैं जो 50,000 रुपये महीना कमा रही थी, लेकिन हर महीने पैसे खत्म हो जाते थे क्योंकि उनका खर्च कंट्रोल में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी फैमिली 30,000 रुपये में आराम से जी रही थी और सेविंग्स भी कर रही थी, क्योंकि उन्होंने स्पेंडिंग पर कंट्रोल और प्लानिंग की आदत डेवलप कर ली थी। कार्नेगी बताते हैं कि ज़्यादातर फाइनेंशियल वरी इन 3 वजहों से होती है: अननेसेसरी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, लैक ऑफ बजटिंग, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। प्रैक्टिकल स्टेप्स डेल कार्नेगी सजेस्ट करते हैं: 1. बजट बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। इनकम के हिसाब से एक रियलिस्टिक खर्च का प्लान बनाइए। सबसे ज़रूरी खर्च पहले और बाकी बाद में। बजटिंग से माइंड में क्लैरिटी आती है और पैनिक कम होता है। 2. वांट और नीड में फ़र्क करना सीखिए। हर शाइनी चीज़ ज़रूरी नहीं होती। अगर आप हर एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे और फाइनेंशियल स्ट्रेस से घिरे रहेंगे। 3. फ्यूचर के लिए प्लान कीजिए, लेकिन आज के लिए भी जीना मत भूलिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप सिर्फ सेविंग और डर के लिए जी रहे हैं तो लाइफ का एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। बैलेंस बनाना जरूरी है। 4. कंपैरिजन से बचिए। दूसरों की इनकम, कार, वेकेशन देखकर खुद को जज मत कीजिए। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को हाइड करते हैं। आप सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस रखिए। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि फाइनेंशियल फियर को कॉन्कर करना मतलब सिर्फ पैसे जोड़ना नहीं है, बल्कि माइंड सेट को ट्रांसफॉर्म करना है। जब आप कंट्रोल में होते हैं, चाहे कमाते कम हो, आप खुद को ज्यादा सिक्योर और हैप्पी महसूस करते हैं। फाइनल मैसेज ऑफ दिस चैप्टर: पीस ऑफ माइंड doesn't come from making more money. It comes from managing wisely what you already have. फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों और रिसोर्सेज को बैलेंस करना है, बिना वरी और गिल्ट के। कंक्लूजन: इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है: चिंता कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं, बल्कि हमारे अंदर पैदा होने वाली आदत है। और अगर चिंता एक आदत है तो उसे बदला भी जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने उसे सीखा है। डेल कार्नेगी ने इस किताब के जरिए हमें न सिर्फ ये समझाया कि हम क्यों वरी करते हैं, बल्कि ये भी बताया कि हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सोच को कैसे बदलें, ताकि हम एक ज़्यादा पीसफुल, प्रोडक्टिव और पर्पसफुल जिंदगी जी सके। चाहे वो विलिस कैरियर की 3 स्टेप वाली फॉर्मूला हो, चाहे डे टाइट कंपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट, चाहे इमोशनल फटीग को दूर करने की वर्किंग हैबिट्स, हर चैप्टर में हमें एक ऐसा टूल मिला है जो हमें सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने का नया तरीका देता है। और यही टूल्स हमारी नींद वापस लाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और हमारी एनर्जी को बचाते हैं। इस किताब का मैसेज सीधा है: वरी डजंट एम्प्टी टुमारो ऑफ इट्स सॉरो, इट ओनली एम्प्टीज टुडे ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। यानी चिंता आपके फ्यूचर को बेटर नहीं बनाती,
वो सिर्फ आपके आज की शांति को चुरा लेती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप हर दिन स्ट्रेस, डाउट और फियर के साथ जीना चाहते हैं, या फिर डेल कार्नेगी की इस किताब से सीखे गए टूल्स को यूज करके एक ऐसी लाइफ शुरू करना चाहते हैं जो ज्यादा काल्म, क्लियर और कॉन्फिडेंट हो। वरी करना छोड़िए और जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आज भी वही दिन है जहां से आप अपनी थिंकिंग को नया डायरेक्शन दे सकते हैं और अपनी जिंदगी को भी। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।